नमस्कार। आकाशवाणी लखनऊ पॉडकास्ट की आज की श्रृंखला में मैं रमनप्रीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज की इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं आकाशवाणी से सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषिका सुषमा श्रीवास्तव जी से। इनसे बातचीत कर रहे हैं सुरेंद्र राजेश्वरी और सुमना पांडे। श्रोताओं, जी हाँ, इस कार्यक्रम के साथ फिर मैं हाजिर हूँ सुमना पांडे। हमारे साथ मौजूद है श्री सुरेंद्र राजेश्वरी जी। तो हम अपने श्रोताओं को कहते हैं नमस्कार। मंच की गरिमा, कार्यक्रम की लय और श्रोताओं की उत्सुकता, इन सबको जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है उद्घोषक। उसकी आवाज़ ही कार्यक्रम की पहचान बनती है और केंद्र के जितने भी सुनने वाले हैं उनसे वो सीधे तौर पर जुड़े रहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। जी, हमारे साथ है वरिष्ठ और प्रबुद्ध प्रसारकों की इस श्रृंखला में श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव जी, जो कि बहुत ही वरिष्ठ उद्घोषिका हैं, कॉम्पियर रह चुकी हैं और आकाशवाणी से आपका पुराना रिश्ता रहा है। आज हमने उनको स्टूडियो में बुलाया है उनके अनुभव को सुनने के लिए। तो सुषमा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद सुमना। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका सफर आकाशवाणी से कब से शुरू हुआ और किस तरह से आपने इसमें पदार्पण किया? बहुत पुरानी बात है। मैं 1963 में कैजुअल अनाउंसिंग की तरह से मेरा ऑडिशन हुआ था। तब ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती थी, ऐसे ही तैयारी से हो जाता था। तो मैं ट्रांसमिशन करने गई तो एक बात मुझे याद आती, पहले दिन की बात थी, पहली बात थी, तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। जी, ये किस केंद्र की बात है सुषमा जी? पटना स्टेशन। मेरा स्टेशन पटना ही था, इसीलिए पहली बात वहीं से शुरू होती है। हाँ। तो मैं स्टूडियो में गई, मैं सब प्रिपेयर अच्छी तरह से कर लिया था और मेरे ट्रेनर कोने में खड़े थे। तो जैसे ही मैंने सिग्नेचर ट्यून बजाई वंदे मातरम, फिर अनाउंसमेंट करने लगे, तो मैंने फेडर उठा करके मैंने उनसे पूछा कि अब बोलूं। वो दौड़े मेरी तरफ। मैंने कहा क्या हो गया? फिर उन्होंने जल्दी से फेडर ऑफ किया, कहने अब बोलिए, खोल करके बोल रही थी। तो खैर वो ट्रांसलेशन बहुत अच्छा हुआ। हाँ। लेकिन वो बोलूं शब्द आज तक आकाशवाणी लगा हुआ है और मेरी बोलने की दुनिया वहाँ से यहाँ तक चली आई है। और मैं बिल्कुल रही थी और एक बंद घर से गई थी। मेरा बिल्कुल माइक वाइक नहीं देखा था, स्टूडियो को भी नहीं गए थे, भीड़ भाड़ का भी नहीं देखी थी। उसके बाद जो अचानक जा करके स्टूडियो में पहला ऑडिशन मैंने दिया, तो बहुत ही विचित्र अजब सा अनुभव था मेरा। खैर धीरे धीरे बस सब चीज़ नॉर्मल होती गई और मैं सब सीखती गई। उस समय का पटना, बड़े बड़े ऑथर्स, बड़े बड़े आर्टिस्ट वहाँ आते थे। खास नाम लेंगे हम रामधारी सिंह दिनकर का, फणीसर नाथ रेणु का, विंध्यवासिनी देवी का, रामेश्वर सिंह कश्यप का, और भी न जाने कितने हर क्षेत्र के आर्टिस्ट आते रहते थे। दिग्गज कलाकार और बहुत इज्जत मान से उनकी रिकॉर्डिंग होती थी। कोई ये नहीं था कि आइए रिकॉर्ड करिए जाइए। पहले घर से बुलाना बड़े बड़े आर्टिस्ट को, घर से, उसके बाद स्टूडियो तैयारी, उनकी तैयारी, बस जो मटेरियल होता था वो बाद में डब करके निकाल लेते, लेकिन होता सब लाइव था। बड़े बड़े प्लेस सब लाइव होते थे। विलक्षण प्रतिभा के जो धनी, उनको बुलाना, उनकी रिकॉर्डिंग करना वाकई में, और उद्घोषक की ये भी एक ड्यूटी होती थी कि वो उनके साथ एक सामंजस्य बैठाएं। बिल्कुल पूरा तैयारी करके रखना पड़ता था, तब वो लोग आते थे। और बहुत प्रेम से, छोटा बड़ा का कोई लिहाज नहीं था। मैं तो तुरंत गई थी, वो इतने बड़े ऑथर थे, लेकिन बड़े प्रेम से बात करते थे। अच्छा सुषमा जी, उस जमाने में सिने जगत में, छोटे पर्दे में, आकाशवाणी दूरदर्शन में जाना एक ख्वाब होता था। हर बंदा चाहता था, हर कलाकार चाहता था, हर व्यक्ति चाहता था कि मैं ऐसे संस्थान से जुड़ूं। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप एक? मुझे बिल्कुल प्रेरणा नहीं मिली। सब लोग चाहते हैं, मेरे हस्बैंड चाहते थे कि वही जाएं आकाशवाणी में, वो काम करें, लेकिन पर चांस मेरा हो गया। जब हो गया तो मुझे लगा तो मेरे लिए बहुत सीखने की चीज़ है सब। तब मेरी आंखें खुली, जैसे एक चिड़िया टुक 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 देखती रहती, बरसात हो रही है, पानी बरस रहा है और चिड़िया के पंख जो है वो अपने फड़फड़ा रही है, झाड़ रही है। वो जो पानी झरने का पड़ता था मेरे ऊपर या किसी के ऊपर, तो वो जो जज्ब हो जाता था, वो सीखे थी जो पूरी जिंदगी हमारे साथ आकाशवाणी में रही। और उस समय का जो रामधारी सिंह दिनकर और फणीसर जी की रिकॉर्डिंग जो होती थी, सुहेल अजीमाबादी, तो मेरे सामने बिल्कुल एक कोलाज की तरह, जब मैंने अचानक सुना कि मुझे कुछ याद करना है तो मुझे वही कोलाज याद आ गया। तो सुषमा जी, आपने बताया कि 1963 में आप एज कैजुअल अनाउंसर आई, उसके बाद रेगुलर अनाउंसर 1967 में मैं रेगुलर हो गई। तब से मैं रेगुलर। तब आपने पटना में ही वहीं पे ज्वाइन किया, उसके बाद आप आकाशवाणी लखनऊ, आपका कैसे आना हुआ? लखनऊ बहुत देर में आई हूँ। आकाशवाणी पटना से मैं रांची गई। रांची में मैंने बहुत काम किया क्योंकि आदिवासियों का बेल्ट था, स्टाफ बहुत कम हुआ करता था तब, तो एक से बहुत
काम लिए जाते थे जी। तो मैंने बहुत फीचर्स बनाए, बहुत कॉन्सर्ट्स किए। रांची मेरे लिए एक स्वर्णिम जगह थी जहाँ मेरा यश सभी कुछ मिलेगा, परिवार और इज्जत सब कुछ मिला। सुषमा जी, आपने एक वर्णन किया कि रांची जैसे जगह में जहाँ पे आदिवासियों का क्षेत्र था वहाँ पे आपने कार्यक्रम फीचर्स बनाए, और बहुत ऐसे विषम परिस्थितियां कभी कभी आ जाती हैं क्योंकि वो समय ऐसा था कि सब लोग राजी नहीं होते थे बोलने के लिए, आपको उनके पास जाना होता था, उनको कन्विंस करना होता था। तो कुछ ऐसे अनुभव रहे हैं आपके साथ? नहीं, बहुत अनुभव रहे हैं क्योंकि फील्ड में जाके काम करना पड़ता था। एक झोपड़ी में हम गए थे, उनके यहाँ बहुत लड़ाई हो रही थी अपने उरांव या जब नागपुरी में कुछ हो रहा था काफी बड़ा। तो जब उन्होंने देखा कोई आया हुआ तो वो एकदम सब लोग चुप हो गए। तो हमने कहा नहीं, हम इसलिए नहीं आए, तो हम आपसे बात करने आए हैं। तो वो सोचे मेरी लड़ाई के बारे में बात करें, ऊंचे स्वर में बात कर रहे हैं इसलिए करें। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, मेरा छुआ पूता का लेके कोई बात थी, ऐसे करके बोल के उन्होंने बताया। फिर वो खुली, तब हमने उनकी रिकॉर्डिंग की। फिर उन्होंने अपने घर परिवार के काफ़ी बड़े गाने भी सुनाए कि मेरे ये गाने हैं। उनकी झोपड़ी में जो चित्रकारी बनी थी, गेरू से बनाते थे, कच्ची दीवारों के ऊपर अच्छी साफ पुती हुई दीवारें और बिल्कुल साफ, इतना अच्छा लगता था कि लगता ही नहीं था कि यूपी का कोई पहले के गांव है। सब बिल्कुल अद्भुत ये एक आपका अनुभव रहा है। सुषमा जी, हमारे सुनने वालों को बताएं कि आप बतौर उद्घोषक आपकी नियुक्ति रही पटना में, फिर लखनऊ और तमाम शहरों में। उद्घोषणा के अलावा कौन कौन सी जिम्मेदारियां ऐसी होती थी उस जमाने में जो आप देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में हमारे लिखा रहता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, घंटों का कोई ठिकाना नहीं है। जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये हमारा भी दायित्व है कि जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसको जब तक पूरा नहीं कर लेंगे तब तक जाने का सवाल नहीं है, कोई छोड़ने का सवाल नहीं है। तो बहुत दायित्व बहुत तो बहुत ज़्यादा है। मैं बराबर रिकॉर्डिंग करती रहती थी और जो आता था हम ही से कराता था। आपने महिला और बाल कार्यक्रम भी बहुत समय तक संभाला, उसमें आप प्रोग्राम प्रेजेंट भी करती थी, आप लोगों को बुलाती थी उसमें साक्षात्कार के लिए। तो कुछ उसके अनुभव बताइए कि महिला कार्यक्रम के लिए किस तरह से आप एक हम लोग स्केलेटन जो बोलते हैं कि किस तरह से आप उसको निर्धारित करते थे कि किस विषय पे बात होनी है या कैसे बात करनी है, किससे बात करनी है? हाँ, अब रांची छोड़ करके मैं आ जाती हूँ लखनऊ। मैं 84 में लखनऊ आई, यहाँ पर 84 में, और यहाँ पर सीधे कंपेयर में काम मिला। तो ये वेमेन चिल्ड्रन सेक्शन में मिला था, उसी में काम कर रहे थे। यहाँ पर काम तो बिल्कुल ऐसा था कि सबका अपना अपना काम बंधा हुआ था, प्रोड्यूसर का अपना काम, एग्जीक्यूटिव का अपना काम और हमारा अपना काम। लेकिन क्योंकि सारा सेक्शन संभालने की बात थी तो हर चीज़ में कोई भी जो रिकॉर्डिंग होती थी, जो प्लानिंग होती थी, उसमें हमारा साथ रहता था। विषयबद्धता में हम लोग मिल के करते थे, मिलकर टीम जो जाता था यहाँ से। और फिर महिलाओं के कार्यक्रम के लिए मैंने अपनी तौर पे बहुत काम किया। किताबों की जो बात होती थी, लिखने की बात होती थी और विषय की बात होती थी, जो भी विषय नया समझ में आता था उसको हर तरह से मोड़ करके कहने की कोशिश करते थे। वो मेरा ही काम था। और फिर तो विषयबद्धता तो टॉकर्स की होती है, टॉकर्स आते थे, बात करते थे। बच्चों के कार्यक्रम में मैंने देखा कि संवेदनशीलता बहुत कम होती जा रही है और संवेदना का क्षरण बहुत बड़ी बात है। सब चीज़ तो पूरी हो जाती है लेकिन वो चीज़ जो संस्कारों से आती है वो नहीं पूरी होती है। मैंने बच्चों के प्रोग्राम में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा कि बच्चे विषय से ज़्यादा अनुशासन, संयम, ये सब तौर तरीके सीखें। और आपको शायद पता हो, सबके साथ होता होगा, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं सभी मिलते होंगे इधर उधर। अब जब किसी प्रोग्राम में कुछ बच्चे मिलते हैं जिनको हम पहचान भी नहीं पाते क्योंकि इतने बड़े हो जाते हैं, बाल बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो वो अभी मिले थे एक बुक फेयर में, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। पैर छुए आकर के। फिर एक होटल में मिले थे तो वो बिल नहीं लिया उन्होंने हमसे, बाद में पता चला ये वहाँ के हैं तो आपसे पैसे नहीं लेंगे, आपका आदर कर रहे हैं। मेरे साथ पूरी फैमिली थी, उनकी पूरी फैमिली, वो आए, मिले। सुषमा जी, आपने बहुत बड़े बड़े जैसे साहित्यकारों के साथ काम किया, उनकी रिकॉर्डिंग्स की। गिरिजा देवी जी के रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ हमारे साथ आप अनुभव साझा करना चाहेंगी कि उनके साथ आपने किस तरह से? ये तो मेरा फिर पटना लौटने का मन कर रहा है क्योंकि पटना में बहुत कॉन्सर्ट्स होते थे, बड़ा म्यूजिक माइंडेड और कल्चरल का सीट है वो। गिरिजा देवी एक आई हुई थी कंसर्ट में, पहले होटल में टिकी थी तो वहाँ भी हमारी ड्यूटी लगी थी कि उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो। फिर उनको हम लेके आए और जब वो बैठी
तो आप तो जानती हैं उनकी नाक के लश्कारा हीरे की जो चौंध है उससे आदमी खुद ही मोहित हो जाता है। और फिर जो उनके लाल लाल होंठों से शब्द झरते हैं, संगीत झरता है, उसका तो जवाब ही नहीं है। फिर तो श्रोता खो जाते हैं। ये कॉन्सर्ट वो था जो पहला था मेरा, और गिरजा देवी का था, बदरा आए झूम झूम के, ये शायद नाम था उसका। उन्होंने मुझसे कहा कॉन्सर्ट करने के लिए, तो मैंने कहा ठीक है, ड्यूटी है, करेंगे। पीछे से उन्होंने कहा कि आप सामने से नहीं करिए, पीछे से करिए, पर्दे के पीछे से बोलिए, सामने जाता है अनाउंसर। अच्छा। तो खैर हमने कहा शायद नहीं विश्वास होगा उनको, तो फिर मैंने अंदर ही से बोला, और वो कंसर्ट इतना अच्छा हुआ। उसके बारे में जो प्रेस में लिखा था, इंडियन नेशन, सर्चलाइट, कि देयर वाज अ घोस्ट वॉइस हु स्पोक सो नाइसली दैट शी क्रिएटेड रेन्स इन द हॉल। क्या बात। तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमने कहा ये और चाहे कुछ हो, लेकिन हमें ये कमेंट बहुत अच्छा लगा। तो मुझे सक्सेस समझ में आई कि हाँ, मुझे सक्सेस मिली है आज। सुषमा जी, मंच संचालन के दौरान कई बार यह होता है कि जो सीक्वेंस है वो बदल जाती है, गेस्ट बदल जाते हैं, टाइम बदल जाता है, हम लोग जो स्क्रिप्ट करते हैं वो अपने अकॉर्डिंगली कर रहे होते हैं। इस दौरान अगर कुछ ऐसा सीन आपके साथ हुआ हो कि सब कुछ ऐसा हो गया हो कि आपको बिल्कुल नए सिरे से सोचना है, तो कठिनाइयाँ कौन कौन सी? निखिल बनर्जी आने वाले थे तो वो नहीं आए, उनके लिए बहुत प्रिपरेशन हो रहा था, और सब हुआ भी, सब आर्टिस्ट को बुक किया गया था, साथ के लोगों, उनके साथ के लोगों को, लेकिन वो नहीं आए, किसी कारण से बीमार हो गए थे। और उसके बाद उनके बराबर का आर्टिस्ट खोजना, और सब अनाउंसर्स हो गया था, सब हो गया था, लोग जान गए थे कि निखिल बनर्जी का वादन है आज। फिर उसके बाद जो आर्टिस्ट हमारे लोकल बैठे, उनके लिए हमने बहुत देर, काफ़ी लोगों ने उनके बारे में बात की, उन्हें समझाया कि हमारे ये आर्टिस्ट हैं, ये गा रहे हैं, निखिल नहीं आ सके हैं, बाद में आएंगे। लेकिन वो जो समय था वो इतना सांस रोकने वाला था। लेकिन जब कॉन्सर्ट शुरू हुआ तो लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, और पटना का जो ऑडियंस है वो इस मामले में बहुत शरीफ है, बहुत अच्छा है, म्यूजिक माइंडेड है। कुछ और अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ आप साझा करना चाहेंगे? देखिए, पटना ही के बाद फिर करेंगे। पटना में बाढ़ आई हुई थी, बहुत, मतलब 2-3 बार बाढ़ आई, पूरा शहर लगभग डूब गया था। लेकिन फॉर्चून मेरा कि मेरा घर नहीं डूबा था, मेरे घर और लोग आकर के सब आश्रय ले रहे थे। वो एरिया सदाकत आश्रम और पटना लाइब्रेरी का एरिया था, वो नहीं डूबा था, हालांकि नदी किनारे था। ड्यूटी किसी की नहीं थी, कोई आ ही नहीं पा रहा था, हम ही थे। एक बाढ़ में इतना पानी तो खैर हमारे सड़क पे ही था, और मुझे इतना होश नहीं था कि मैं अपनी फिक्र करूं, अपने बच्चों की फिक्र करूं। बच्चे भी कार में पड़े हुए थे, लेकिन मैं वहां से निकली अपने घर से, और इतने पानी में भूल गई कि अब कहाँ जा रहा है। पास ही था, लेकिन फिर भी 5-10 मिनट का तो रास्ता था ही। तो घुटने तक पानी में आप जा इतने, हाँ, काफी नाली आली सब मिल गई थी। फिर उसके बाद मैं निकल के गई, एक दिन पूरी ड्यूटी की, रात में घर आई, और फिर ट्रांसमिशन का कोई मिल गया था, फिर सवेरे आ गई वो लोग कि चलिए कोई है नहीं। और वो बाढ़ इतनी बड़ी कि फिर उसी दिन सब स्टूडियो में पानी भर गया। हम लोग तो चले आए, लेकिन जो न्यूज़ एडिटर थे जो वहाँ पर ट्रांसमीटर से बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं मेज़ पे खड़ा होकर के मैं समय ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, और अब इसके बाद मेरी हिम्मत नहीं है, अब हम ट्रांसमिशन बंद कर रहे हैं। वहाँ पर ट्रांसमिशन बंद हुआ। सुषमा जी, आपके ज़माने में प्रोग्राम प्रोडक्शन बड़ा कठिन था, क्योंकि टेप डेक हुआ करते थे, सारा काम मैनुअली हुआ करता था। अगर हम कंटेंट भी कहीं से लेते थे तो उसके लिए टेक्स्ट बुक्स वगैरह, अखबार, तमाम चीज़ें के सहारा लेकर के अपनी स्वयं की स्क्रिप्टिंग करते थे। और आज ज़माना जो है वो पूरा टेक्निकल हो गया है, टेक्निक का सहारा लिया जा रहा है प्रोग्राम को तैयार करने में। आप इस सारे परिवर्तन को किस तरह से समझती हैं? मैंने तो इनसाइड आउट रिकॉर्ड बड़े जो होते हैं, लाइव बड़े प्लेस भी किए हैं, सांस रोक करके। आपके समय में लाइव का प्रोग्राम बहुत लाइव होते थे, ज़्यादातर लाइव होते थे। फिर बाद में रिकॉर्डिंग होने लगी। अब जैसे जैसे पेस बढ़ता है, समय बदल रहा है, उसी तरह से हम भी जब हैं तो फिर उसी ज़माने के साथ हम भी धीरे धीरे आ रहे हैं। स्कूल का एक जो ज़माना था कि स्कूल में हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे, उसमें एडिटिंग कितनी डिफ़िकल्ट होती थी, कितना मुश्किल होता था प्रोग्राम को, एक ही किसी 15 मिनट के प्रोग्राम को बनाने में कितना समय लग जाता था? देखिए, इसलिए कि वहाँ बहुत ज़बरदस्त रिहर्सल होता था। एक चीज़ का अगर एक भूल गए किसी समय तो उसका बहुत ज़बरदस्त, जैसे बच्चों को रटाया जाता है, इस तरह से रिहर्सल होता था। और जब तक ये नहीं हो जाता तब तक रिकॉर्डिंग शुरू नहीं होती थी। तो मैक्सिमम तो आदत भी थी, उसी तरह से प्रोग्राम होना था।
तो मैक्सिमम तो निकल जाता था, बहुत मेहनत थी। सुषमा जी, कुछ इस तरह का आपके सामने कभी हुआ कि कोई अचानक घटना हो जाती है ना, जैसे राजकीय शोक हो गया या कुछ इस तरह की, तो ऐसी स्थिति में किस तरह से आप लोगों ने प्रसारण को संभाला? जैसे उद्घोषणा अगर करनी पड़ी या कार्यक्रम में आपको ये बताया गया कि नहीं अब हमें शोक मनाना है, तो हम कार्यक्रम को किस तरह से उसमें परिवर्तन करें, तो ये कुछ अनुभव आपके हो? ये तो होता रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत कम ऐसी स्थितियां आती हैं और लोग संभाल लेते हैं इसको, ऐसा नहीं है। आपके समय में अगर कभी ऐसे कुछ याद नहीं, हो हमारे आपको? समय में तो बहुत कुछ हुआ था। उस समय पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, उसके लिए भी हम लोग हमेशा तैनात रहते थे, प्रोग्राम बना करके। तो अनुभव तो बहुत है, ऐसा नहीं है। कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ कि आप ड्यूटी टाइम से नहीं पहुंच पाई? बहुत कम। अब देखिए, यहीं पर बाढ़ आई थी जब लखनऊ में, बिल्कुल स्टूडियो में पानी भर गया था। हाँ, तो स्टूडियो में पानी भर गया था और हम इंदिरा नगर से लेके पूरा पानी भरा हुआ था, लेकिन हम निकल लिए घर से, क्योंकि हमारी शुरू का आदत, तो हम निकल लिए घर से। यहाँ पर किसी तरह से आए, रिक्शा नहीं मिला, खींचते हुए आए, चप्पल वहीं छूट गई, लेकिन आ गए हम यहाँ पे। ग्रोवर साहब खड़े थे, कहने लगे कि आप क्यों आई? हमने कहा हमारी ड्यूटी थी तो मैं आना ही था। मैंने हमेशा ये रखा कि मेरी फैमिली बाद में है, मैं यहाँ से आकाशवाणी से पैसा लेती हूँ, ये हमारा पालन पोषण करते हैं, इनका काम पहले होना है। ये मेरे शुरू से आदत रही है और इसी को मैंने अभी तक मेंटेन किया। आज प्रसारण में बहुत तेज़ी के साथ में बदलाव आ रहे हैं सुषमा जी। पहले हमने देखा कि जितने भी खासतौर से अनाउंसर्स रहे, उनकी आवाज़ एक पहचान होती, लेकिन आज कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान है। इसको आप किस नज़र से देखती हैं? आवाज़ तो खैर अनाउंसर हैं, सभी बोल रहे थे थोड़ा थोड़ा, लेकिन कंटेंट तो हमें हर प्रोग्राम के लिए देखना ही है ना। अगर हम बात कर रहे हैं खेती की, किसानी की या महिलाओं के घर की स्थिति की, तो उसको हम किस तरह देखेंगे, तो उसे हम फीचर के द्वारा ज़्यादा अच्छे तरह से समझ आ सकते थे। फिर उसी विषय पे नाटक भी तैयार करते, कहानियाँ भी तैयार करते। नाटक की बात आई है सुषमा जी, तो पहले यहाँ पे लाइव नाटक भी जाते थे, प्रसारित होते थे जी। उसके बाद रिकॉर्डिंग का ज़माना आया, तो क्या कुछ लाइव नाटक का कुछ अनुभव आपके पास? यहाँ का अनुभव तो नहीं मुझे, क्योंकि मैं बहुत देर में आई हूँ, तब तक काफ़ी कुछ बदल गया था। लेकिन हाँ, वही पटना में तो सब लाइव ही होता था। चिरंजीत वगैरह आते थे, नेशनल प्रोग्राम बनाते थे, तो वो सब भी लाइव ही होता था। तो लाइव नाटक के दौरान क्या, उसके पहले जैसे आपने कहा कि बहुत सारे रिहर्सल्स होते थे, रिहर्सल बहुत, लेकिन रिकॉर्डिंग के समय में कोई ऐसी दिक्कत कभी आती थी कि हाँ रिकॉर्डिंग में बहुत समय लग जाता था? कहीं कोई समय तो लगता था, आधे घंटे के नाटक होते थे पहले, बहुत समय लगता था। रात के 8-9 बज जाते थे, स्टूडियो में रिहर्सल होता रहता था। अच्छा, आपके जो फेवरेट ब्रॉडकास्टर रहे, अनाउंसर हों या कोई ब्रॉडकास्टर हो, वो कौन थे? यहाँ की बात करें यहाँ तो नैयर साहब को हम बहुत मानते हैं। उनकी हर बात उनकी बहुत उचित लगती थी, जिस तरह से कहते थे वो बहुत उचित लगती थी। उनका ब्रेन, उनका काम धाम सब बहुत अच्छा था। सुषमा जी, आपके पारिवारिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि जब आप का विवाह हुआ तो उससे पहले आप जॉब में थी या उसके बाद आपका विवाह हुआ? देखिए, अब तो परिवार सब आप लोग से बड़े बड़े सब हो गए हैं, बच्चे हमारे। शुरू में तो बहुत संघर्ष हमने झेला है, हमारे बच्चों ने भी बहुत संघर्ष झेला है। यानी विवाह उपरांत आप आकाशवाणी में आई? हाँ, विवाह के तुरंत बाद ही आए थे, लेकिन बच्चे मेरे हो गए थे। तो ये हमारे हस्बैंड ने मतलब जो बहुत कोऑपरेट किया कि जितना वो कर सकते थे, अपनी जॉब को छोड़ के बच्चों को देखना। उन्होंने माँ का रोल अदा किया है, मैंने अपना बाहर का रोल अदा किया। चूँकि आप आकाशवाणी से इतने लंबे समय से जुड़ी रही हैं सुषमा जी, आपने असंख्य साक्षात्कार भी किए हैं। साक्षात्कार करने के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए और किस तरह के लोगों से आपने बात की या साक्षात्कार की, अगर उनके बारे में कुछ बताना चाहें? जब मैंने साक्षात्कार किसी को दिया गया है करने के लिए, उसमें कुछ खास लोग हैं। जैसे एक बार मैंने इनका किया था, संपादक थे संस्थान के, वो तैयार नहीं थे किसी तरह से करने के लिए। तो मनोज जी ने कहा कि आप थोड़ा सा बैठिए, इनसे बात करिए, देखिए कि क्यों नहीं बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब जब मैं आया हूँ तो मुझे कड़ा अनुभव हुआ है यहाँ पर, किसी ने नहीं अटेंड किया होगा ठीक से जी। तो हमने कहा ये तो कभी कभी हो जाता है, कोई होता है कोई नहीं होता है। फिर धीरे धीरे आपकी किताबें, उनकी किताबों के ऊपर बात की, और जो मैगजीन थी निकालते थे वो उनके ऊपर बात की। मैंने कहा मैं भी अपनी रचनाएं देना चाहती हूँ आपके यहाँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ दीजिए। तो वो खुश हो गए कि निकाल रहे थे मैगजीन, हाँ हाँ दीजिए। तो हमने कहा हाँ, हम आपको भेजेंगे, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आप इस समय तैयार हैं रिकॉर्डिंग के लिए? कह रहे हाँ तैयारी तो हो गई है मेरी, अब
आप पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। यानी एक साक्षात्कार जो करता है उसके लिए ये ज़रूरी है कि जिसका भी वो साक्षात्कार कर रहा है उसको सहज अनुभव कराए और एक कंफर्टेबल जोन पे लेकर जाए ताकि वो बोलने के लिए तैयार हो। हाँ, बोलने के लिए तैयार हो और उनकी बातें, किताबें, रचनाएं जो उन्होंने काम किया है, अगर आप उसको हाईलाइट करेंगे तो वो ज़्यादा अपनेपन से बात करेंगे। सुषमा जी, अनाउंसर जो है वो केंद्र की रीढ़ की हड्डी कही जा सकती है, वो पहचान है। हर केंद्र को सुनने वाला बिना नाम लगाए हुए ये पता कर लेता है कि कौन अनाउंसर बैठा है। रास्ते में आने में या उसके घर में कोई विवाद हुआ है या किसी से कहा सुनी हो गई है तो मूड चेंज हो जाता है। तो मूड का कितना बड़ा रोल है प्रसारण को बेहतर बनाने के लिए? देखिए, वर्किंग मूड जो होता है वो एक ही होता है। हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमारा सारा कॉन्सेंट्रेशन इसी पर है, इसी को अच्छा बनाने के लिए, इसी में काम करने के लिए हमारा कोई मूड वूड नहीं होता। पहले मूड होता है इसका काम का, उसके बाद देखते हैं कि क्या है क्या नहीं हुआ, वो उधर से सोचते रहते हैं लेकिन सामने काम होता है। यानी कि काम ही पूजा है अगर हम कहें तो ये आपका हमेशा प्रिंसिपल रहा है कि पहले आप काम पर ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ें तो होती रहती हैं। और चूंकि ये एक कार्यस्थल जो है वो आपके परिवार को भी पोषित कर रहा है और आपको भी एक कॉन्फिडेंस संबल दे रहा है, तो हमको एक लॉयल्टी दिखानी चाहिए, अपनी एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी संस्था के लिए। बिल्कुल, है ना? क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि इस संबंध में? मैं बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ कि बगैर संघर्ष के कुछ होता नहीं, और मेहनत ईमानदारी से अगर काम किया जाए तो देर सवेर उसका फल मिलता है। और एक बात यह है कि आकाशवाणी को मैंने माता पिता से ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया है। पहले उसके लिए काम किया है, तब मेरा ठीक है, मेरा जो भी तकलीफें आराम है जो भी है वो मेरा पर्सनल मामला है, ये मेरा ऑफिशियल मामला है। सुषमा जी, क्योंकि पहले आप महिला हैं, उसके बाद एक प्रसारण कर्मी, तो कभी केंद्र में आपको ऐसा लगा कि मैं महिला हूँ इसलिए शायद कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं, यहाँ एटमॉस्फेयर भी ऐसा नहीं है। लेकिन जब काम हम कर रहे हैं तो फिर इन सब की गुंजाइश नहीं रह जाती। और सही, आपके जितने साथी रहे उन्होंने पूरा सहयोग दिया आपको कि आप बढ़ सके, अपने काम में सफल हो सके। सहयोग तो पूरा रहता। सबसे बड़ा सहयोग हमारे घर में, जब आपको घर में मिलेगा, वरना क्या बच्चों को छोड़ देना आसान तो नहीं है कि आप कहीं चले जाइए, कहीं कुछ करिए। मुझे बहुत घर से सहयोग मिला है। एक समय था जब हम अनाउंसर से ये उम्मीद करते थे कि वो अपना नाम ना बताए, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता था कि जो श्रोता उनसे जुड़े हुए वो आवाज़ से ही पहचान जाते थे, वो नाम कहीं ना कहीं उनसे को पता चल जाता था। और एक आपकी फरमाइश का कार्यक्रम ही एक अलग से होता था जिसमें पत्रों को लेते थे और वो चाहते थे कि उन्हीं की आवाज़ में वो आए, कार्यक्रम हो। तो एक आज का ज़माना है जब हम पहले अपना नाम बताते हैं श्रोताओं से जुड़ने के लिए, उसके बाद हम कार्यक्रम करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें नहीं, सफाई होनी चाहिए? बिल्कुल। एक आदमी पीछे काम कर रहा है, क्यों नहीं उसको सामने लाया जाएगा? बिल्कुल, सफाई बिल्कुल होनी चाहिए। आजकल आपकी दिनचर्या क्या है सुषमा जी? लिखना पढ़ना। रेडियो सुनती हैं आज भी? कभी कभी। तो आपने लिखने पढ़ने का काम शुरू किया, आपने बहुत सारी किताबें लिखी, कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, अब तो यही मुख्य काम मेरा है। मैंने 15-16 किताबें लिखी हैं अभी तक, और वो भी रिटायरमेंट के बाद ही। लेकिन ये बेस तो बनी हुई थी आकाशवाणी की, लिखा नहीं ज़रूर फॉर्म में किताबें के, लेकिन बेस तो बनी हुई थी। और धीरे धीरे इसमें भी मैं सक्सेस, मेरी भाषा थी ही साथ में, भाव थे ही, विचार थे ही, तो मैं धीरे धीरे लिखने लगी। सुषमा जी, आकाशवाणी के साथ आपका एक लंबा सफर रहा है। आपने 1963 में कैजुअल की तरह और फिर 1967 में रेगुलर अनाउंसर में आपकी नियुक्ति हुई, और उसके बाद आप 1997 में रिटायर हुई, है ना? उसके बाद आपने लिखने पढ़ने का काम शुरू किया। तो कुछ अपने साहित्यिक सफर के बारे में भी बताइए, और कुछ अगर आप सुनाना चाहें हमारे श्रोताओं को तो सुनाइए। साहित्य जुड़ा रहा है मुझसे शुरू से, लेकिन अभी शुरुआत मैंने यहीं से की थी, रिटायरमेंट के बाद से। तो थोड़ा थोड़ा लिखते पढ़ते रहे, कभी कविता, कभी उपन्यास, और 2 संस्मरण के 3-4 किताबें लिखी हैं। जी जी। तो इस समय मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल सुनाइए हमारे श्रोताओं समय की। अगर माता ये जग है नतमस्तक, माता ये जग है नतमस्तक, गोद तुम्हारी चंदन चंदन, गोद तुम्हारी चंदन चंदन, आंचल तेरा बरगद बरगद, परस तुम्हारा वत्सल वत्सल, चितवन तेरी ममता मंडल, माँ तो बस माँ ही होती है, माता ये जग है नतमस्तक, काया तेरी दुर्बल दुर्बल, रोटी तेरी उत्सव उत्सव, वक्र प्रकृति से रुके बवंडर, तपी व्रती मन संयम संयम, माँ तो बस माँ ही होती है, माता ये जग है नतमस्तक, रूप तुम्हारा निर्मल निर्मल,
चेतन जागृत हर स्पंदन, मोह मदिर सा अंतर अंतर, स्नेहिल स्नेहिल सुंदर सुंदर, माँ तो बस माँ ही होती है, माता ये जग है नतमस्तक। धरती सी ही मोहक मोहक और प्रकाश सी उज्ज्वल उज्ज्वल, प्रदयमान तो निर्जर निर्जर, जीवन रस का महासमंदर, माँ तो बस माँ ही होती है, माता ये जग है नतमस्तक। चक्रवात के गर्जन तर्जन, संघर्षों के अविरल मंथन, मुट्ठी में संकल्प चिरंतन, ईश्वर का ही दर्शन दर्शन, माँ तो बस माँ ही होती है, माता ये जग है नतमस्तक। क्या बात है। आकाशवाणी का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि आपको इस साहित्यिक क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी, हर क्षेत्र में, यही नहीं हर क्षेत्र में मैं पहले आकाशवाणी के बहुत ऋणी हूँ, और जो कुछ हमें मिला है, जो कुछ हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है, वरना मैं कुछ भी नहीं थी। और ये माता पिता की तरह ये ऋण है मेरा, जो मैं चुका सकी या नहीं चुका सकी मैं नहीं जानती। सुषमा जी, बहुत सारी बातें अभी जानना बाकी है, क्योंकि आपका जो तजुर्बा है, आपकी जो प्रसारण की यात्रा है, जो जीवन की यात्रा है, वो लंबी है। कई पीढ़ियां आपने देखी हैं, बहुत सारे बदलाव देखे हैं, और चूंकि जिस तरीके के बदलाव कार्यक्रम में प्रसारण में आ रहे हैं उसको भी आपने सराहा है। नौजवान लड़के आ रहे हैं, जेन ज़ी का ज़माना है, और उसकी तरह से भी हमको चलना है। हमारे सुनने वालों से क्या कहना चाहेंगे जो इस नए दौर के लोग हैं? मैं बहुत इस मामले में बहुत द्वंद्व भी है, द्वेष भी है कि मैं किसको अच्छा कहूँ किसको बुरा कहूँ, क्योंकि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, ये समय की चाल है, ये वैसे ही चला आता है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो। अब आज का जो बदलाव है मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि बच्चे इतने खुले हैं, जो चीज़ 8वीं क्लास तक धीरे 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 समझाइए वो 2 घंटे में समझ जाएंगे और पहले समझ जाएंगे। तो समझ की जो एक खुलापन है, इससे ही आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको क्या काम करना है, आपकी विवेक बुद्धि क्या कहती है, आप वहाँ से भटक तो नहीं जाएंगे, आपकी क्या दिशा होनी चाहिए, और जो अभिभावक हैं उनका कितना सहयोग है। अब सब धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं क्योंकि उनको उतनी नॉलेज नहीं। और आपके समय में बहुत सारे आपके सहयोगी जो रहे हैं, अगर हम डॉक्टर शीला मिश्रा जैसे रही हैं या शारदा लाल जी रहे हैं, जो आपके समय में यहाँ आपके साथ कार्यरत रही हैं, तो उनके बारे में या उनके साथ का कोई अनुभव कि आपने साथ में यहाँ पे बिताया हो, उसके बारे में कुछ बताना चाहें? शीला जी तो मैं जब यहाँ लखनऊ आई तो सबसे पहली मित्र मेरी वही बनी। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि सभी की वो अपनी थी। वो भी हमारी वरिष्ठ उद्घोषिका थी। उन्होंने हमें यहाँ नए केंद्र में बराबर में लाने की बहुत कोशिश की, हर जगह अपने साथ ले जाना। जो भी लिखती पढ़ती थी या हमने लिखा उसका आपस में फ़ोन पे बातचीत हो जाती थी, ये हो जाता था। तो उनका बहुत सहारा हमको मिला। शारदा जी, चंद्रप्रभा जी, इन लोगों का एक हमारा ग्रुप था, बहुत अच्छा माहौल भी था। चलते चलते हम सुषमा जी को शुभकामनाएं देंगे, राजेश्वरी जी, और साथ ही उनसे ये ज़रूर निवेदन करेंगे कि आकाशवाणी के साथ ऐसी रिश्ता बनाए रखिए, कभी कभी नहीं, थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए आकाशवाणी को सुनने के लिए। अपना जो भी विचार है वो हमसे साझा ज़रूर करिए। और सुषमा जी, आप यहाँ आई और एक अपने प्रसारण की जो यात्रा थी और जो निजी अनुभव थे वो आपने अपने सुनने वालों के साथ साझा किए। हम आपकी लंबी और बड़ी उम्र की दुआ करते हैं आपका स्टूडियो आने के लिए। मैं सुरेंद्र राजेश्वरी और मैं सुमना पांडे आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अब विदा लेते हैं, सुनने वालों से कहते हैं नमस्कार। श्रोताओं, आज के पॉडकास्ट में आप सुन रहे थे आकाशवाणी से सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषिका सुषमा श्रीवास्तव जी को, जिनसे बातचीत कर रहे थे सुरेंद्र राजेश्वरी और सुमना पांडे। आज का पॉडकास्ट यहीं पर समाप्त होता है। रमनप्रीत सिंह को आज्ञा दें। नमस्कार।